तक मास्क का इस्तेमाल करते रहें। महाराष्ट्र के कई जिलों में आई बाढ़ ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, तो वहीं कहीं तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों के मकानों और दुकानों में पानी भर गया है, तो वहीं कुदरत की मार झेल रहे महाड में एनडीआरएफ और जहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तो वहीं वहां कई मकान जमींदोज हो गए हैं। सतारा में एनडीआरएफ की टीमें मलबे में जिंदगी की तलाश करती नजर आ रही हैं। आपके सामने कुदरत की मार की 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हालात पैदा हुए होंगे। लोग वहां पर रो रहे हैं क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है। ये बारिश तबाही लेकर आई है। पिछले बीते 10 साल का रिकॉर्ड महाराष्ट्र में टूट गया है। कुदरत का कहर। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सांगली के वालवा और शिरगांव दोनों ही इलाके पानी में समाये हुए दिख रहे हैं। मकानों और दुकानों में पानी भरा है। सांगली में मंदिर पूरी तरह से पानी में समा गए हैं। मंदिर का तो सिर्फ गुंबद ही पानी में बाहर दिखाई दे रहा है। वहीं खेतों में भी कई फीट पानी भरा है। सांगली में एनडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है और न्यूज 18 की टीम भी एनडीआरएफ के साथ मौजूद रही। तस्वीरें आप सांगली में इस वक्त एनडीआरएफ का ऑपरेशन चालू है। उस एनडीआरएफ के ऑपरेशन के साथ हम खुद मौजूद हैं। वालवा का इलाका है। देखें, जहां तक नजर जाएगी वहां तक केवल पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। सब कुछ डूबा हुआ है। लोगों के घर डूबे हुए हैं। मकान, दुकान, कोई भी चीज हो वो इससे बची नहीं है। आलम यह है कि चारों तरफ केवल बर्बादी का आलम दिखाई पड़ता है। जो पूरा इलाका है वो जलमग्न है और लगातार जो मूसलाधार बरसात हो रही है वो परेशानी का सबब बना हुआ है। सर, आपसे जानना चाहूंगा कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया हुआ है अब तक और क्या हालत है अभी? अब तक 500 लोगों का रेस्क्यू किया है। ये एनडीआरएफ टीम और हमारे फ्रेंड है, उनका एक बोटिंग क्लब है, वो भी हमारे साथ है। आज कितने लोगों को रेस्क्यू किया है? 500 लोगों को रेस्क्यू किया है। और अभी क्योंकि पानी जहां तक नजर जाती है वहां तक बना हुआ है। कहाँ पूरा कौन कौन सा इलाका पूरी तरह से अफेक्टेड है? ये वालवा में कोट बाग है। कोट बाग और हाल बाग दोनों ही भाग में पानी इधर आता है। इतना ही पानी, बाकी किधर ही पानी नहीं। ये 2 भाग पूरा पानी में है। ये 2 भाग पूरा पानी में है। और ये देखें, वो मंदिर है। मंदिर का सिर्फ गुंबज का हिस्सा आपको दिखाई पड़ जाएगा। बाकी मंदिर आपको डूबा हुआ ही नजर आएगा। सबसे अहम बात यह है कि स्थितियां जो हैं वो गंभीर हैं। और आशीष सिंह सांगली से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। और आशीष, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, आपने हालात देखे वहां पर नजदीकी से। क्या वहां आसपास जो घर हैं अब भी वहां पर लोग फंसे हुए हैं? जी, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूंगा, ये रेस्क्यू करके अभी लाए गए हुए लोग हैं जिन्हें सुरक्षित बचा कर लाया गया है। वालवा का इलाका हो, शिरगांव का इलाका हो, वहां से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की कवायद जारी है। पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हुआ है और ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में जो है लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और ये देखें यहाँ की तस्वीरें। यहाँ से आपको, क्योंकि ये शुरुआती हिस्सा है जहाँ पर हम खड़े हैं, वालवा का इलाका, शिरगांव का इलाका। शिरगांव का इलाका खास तौर पे जो कृष्णा नदी से लगा हुआ हिस्सा है वो पूरी तरह से डूबा हुआ है। जो पेड़ हैं, जो खंबे हैं, जो लाइट के खंबे हैं, वो तक जो है पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और घर, दुकान, मकान, जमीन, सारी चीजें, खेती तक सबकी तबाही सिर्फ कृष्णा नदी में आई हुई इस उफान की वजह से है। कृष्णा नदी में जो सीधे तौर पर कोयना डैम से छोड़ा गया हुआ पानी है वो परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि कोयना डडी से डैम से छोड़ा गया हुआ पानी सीधे कृष्णा नदी में पहुंचा और वालवा का इलाका और शिरगांव का इलाका ये जो है कृष्णा नदी के मुहाने पे है। लिहाजा सबसे पहले यही दोनों जो हिस्से हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए, पूरी तरह से डूबे हुए हैं। और ज़्यादातर लोग जो ऊंचाई के हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ पर कुछ जानवरों को बांधा गया है और ज़्यादातर लोगों को जो है वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। किसी भी तरह की कैजुअलिटी जो है
वो नहीं हुई है। एनडीआरएफ का ऑपरेशन अभी भी जारी है। 800 लोग जो है वो बाहर निकाले जा चुके हैं। जो महिलाएं हैं पहले उन्हें, फिर बच्चे और इसके बाद वृद्ध, और साथ ही साथ जो है अब जो बचे हुए लोग हैं उन्हें निकाले जाने की कवायद जारी है। पानी अभी भी बना हुआ है क्योंकि बरसात भले ही रुकी हो, लेकिन कृष्णा नदी में जो डैम का पानी भरा हुआ था वो जो है कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बना हुआ था। अब ये देखें, यहाँ का हिस्सा देखें, ये आगे की तरफ पूरे गांव हैं, पूरे गांव जो है वो उजड़ चुके हैं। एक बार फिर से अगर पानी उतर भी जाता है अगले 2 से 3 दिनों में, तो भी एक नए सिरे से पूरे गांव को बसाने की नौबत ही आने वाली है। और लोगों के खेत उजड़ चुके हैं, कमाने का कोई साधन नहीं बचा। बरसात अपने साथ केवल तबाही ही लेकर आई है सांगली के हिस्से में। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, महाबारिश की, महातबाही की ये तस्वीरें हैं। और हमारे संवाददाता आशीष ने एनडीआरएफ के कुछ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की है। क्या कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर राजकुमार जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूंगा सिचुएशन क्या है, कौन सी जगहें जो हैं मुख्य रूप से प्रभावित हुई हैं और तकरीबन पानी का स्तर क्या है इस वक्त? अभी मुख्यतः जो ये वलवा गांव में हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर भी वाटर लेवल अप है, घरों में पानी भर गया है। ये पूरा जो है वलवा एरिया, ये भी पूरा डिस्टर्ब है। इसके बाद में यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर, जो कि बीच में नदी क्रॉस करने के बाद जाते हैं हम लोग, सिर गांव है। वहाँ पर उस गांव के चारों तरफ में ऑलरेडी वाटर लोग अप हुआ है और वहाँ पर लोग ज्यादातर फंसे हुए हैं। कल से लेकर अब तक हमने 300-400 के बीच में लगभग पब्लिक को वहाँ से रेस्क्यू करके यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। सर, एक चीज, हम लोग खुद गए थे अभी जब एनडीआरएफ की बोट में, तो उस दौरान एक चीज देखी कि पानी का स्तर जो है, मतलब नीचे खेत पूरी तरह से डूबे हुए हैं, सतह डूबी हुई है। जो केवल बल्ब जहाँ पे लगाए जाते हैं या फिर जो लाइट के पिलर्स हैं, खंबे हैं, उनके ऊंचाई तक पानी है। यानी इतना स्तर जो है वो भयावह स्थिति में आ चुका है कि सब कुछ डूबा हुआ है। हाँ, अभी ऐसा ही है। जो है, जो मकान थे 2 मंजिल, वो भी कई जगह डूब चुके हैं पूरी तरह से। जो बिजली के पोल हैं वो आधा कवर कर चुके हैं, बिजली के पोल भी आधे डूब चुके हैं। घर मकान जो 1 मंजिल है वो पूरी तरह से डूब गया है। और यहाँ पर जो नदी का एक ब्रिज था वो, उसका भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि वो भी इतना डूब चुका है। पानी का जो वाटर लोग हैं इतना अप हो गया है कि बहुत सारी घर, मकान, बिल्डिंग वो आधी बिल्कुल पानी में समा गई हैं। आशीष, आपके पास हम वापस लौटेंगे। एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं उनको हमने सुना, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने खुद वो बोल रहे हैं कि स्थितियां बहुत गंभीर हैं और पानी ऊपर तक भरा हुआ है, लोगों के घरों के अंदर तक पानी चला जा रहा है। ऐसे में लोगों को बाहर तो निकाला जा रहा है, लेकिन उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था की जा रही है? जी, यहाँ पर ही नजदीक में एक शुगर मिल है, वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को निकाल कर जो है वो पहुँचाया गया हुआ है। और हालात आपको इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वालवा का गांव हो या शिरगांव का गांव हो, वो किस हद तक डूबा हुआ है। ये पानी का स्तर, ये जब कल रात से बरसात नहीं हुई है तब ये स्तर आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये सारे घर जो आपको थोड़े बहुत विजिबल होकर दिखाई पड़ रहे हैं, ये पूरी तरह से पानी की सतह के नीचे जा चुके थे। 2 गांव पूरे जो है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। और ऐसे में अभी भी ऑपरेशन जारी है। कोशिश एक चीज़ की ये की जा रही है कि ज़्यादातर लोगों को निकाला जा सके। आगे का जो हिस्सा है वो ब्रिज का हिस्सा है, जो कृष्णा नदी के लिए ब्रिज बनाया गया हुआ था जिस पे से लोग गुजर सकते थे, लेकिन वो ब्रिज भी पूरी तरह से पानी की सतह के नीचे चला गया हुआ है। पूरी तरह से भयंकर हालात इसलिए भी पैदा हुए हैं क्योंकि कृष्णा नदी आगे जाके कराड़ में कोयना नदी से मिलती है और वहाँ पे जो संगम होता है उसमें आए हुए जो तूफान है उसी का असर अभी तक लगातार दिखाई पड़ रहा है और सब कुछ तबाही का मंजर जो है वो दिखाई पड़ रहा है क्योंकि जो उफान आया उसकी वजह से बरसात का पानी और सबसे दूसरी तरफ कोयना डैम का छूटा हुआ पानी, ये परेशानी की वजह बना। ज्यादातर लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं जिनके लिए एनडीआरएफ का ऑपरेशन अभी जारी है। जी आशीष, आप बने रहिए हमारे साथ। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ का पानी जेल में भी भर गया। सांगली जेल के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर गया। जेल में पानी भरने की वजह से 300 कैदियों में 100 कैदियों को पास के एक स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह जेल के अंदर भी पानी भर गया है और खबर है कि 300 कैदियों में से 100 कैदी ऐसे हैं जिनको पास में ही एक स्कूल में अब शिफ्ट कर दिया गया है। अंदर तक पानी भरा हुआ है जिसकी वजह से जो जेल प्रशासन है उसको भी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
और आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, जेल में जिस तरह पानी भरा हुआ है हम तस्वीरें देख रहे हैं और यहाँ से 100 कैदियों को अलग शिफ्ट भी किया गया है। जेल प्रशासन से क्या आपकी कुछ बातचीत हुई है? जी, जेल प्रशासन का साफ तौर पे कहना था कि लगातार जो मुसलाधार बरसात हो रही थी और इसके अलावा जो बाढ़ का पानी है वो जेल में भी घुसा हुआ था, तो ऐसे में लिहाजा ऐसी स्थितियां बनने लगी जिसकी वजह से जेल में भी पानी का भराव काफ़ी तेज़ी से होने लगा था। कुछ बैरक्स जो थे वो आधे पूरी तरह से डूब चुके थे, लिहाजा ऐसे में कैदियों को सुरक्षित निकालना ज़रूरी था, जिसकी वजह से कैदियों को बाहर निकाला गया और एक स्कूल में शिफ्ट किया गया है। टेम्परेरी व्यवस्था की गई है। साथ में इस वक्त जेल में जो है वो पंप्स मंगाए गए हैं ताकि जेल में मौजूद जो पानी है उसे बाहर निकाला जा सके, क्योंकि कई कैदियों को जो एक बैरक से निकाल के दूसरे बैरक में जो है वो ज़्यादातर तादाद में जो है वो बंद किया गया है ताकि पानी से उन्हें बचाया जा सके, जो थोड़ी ऊंचाई पे बनी हुई जेल के हिस्से हैं। लिहाजा अभी भी पानी निकालने का काम जो है वो जेल में जारी है। साथ ही साथ मैं एक अहम बात बता दूं कि कृष्णा नदी से कई जगह पे, जैसे लक्ष्मी नगर का इलाका है, वहाँ पर कृष्णा नदी से मगरमच्छ निकलकर ज़मीन की सतह पर जो है वो मूवमेंट करते हुए नजर आए हैं, जिसकी वजह से एक डर का माहौल भी जो है वो लोगों में बनता चला गया है। एक तरफ जेल में पानी भरा हुआ है तो दूसरी तरफ जो ज़मीनी हकीकत है वहाँ पर ये कृष्णा नदी का जो पानी है इसमें से कई मगरमच्छ भी निकलकर, जो लक्ष्मी नगर का इलाका है वहाँ पे 6 से 7 मगरमच्छों को देखा गया जो सतह पर उभर कर सामने आए हुए थे। लिहाजा वहाँ पे पानी, लक्ष्मी नगर में पानी उतरा है, ऐसे में वहाँ पे मगरमच्छों की मूवमेंट देखकर एनडीआरएफ की एक और टीम जो है वहाँ पे डिप्लॉय की गई है। साथ ही सिचुएशन को कंट्रोल करने और लोगों का डर जो है वो दूर करने की कोशिश की जा रही है। जी, वहीं महाराष्ट्र के महाड़ में कुदरत की तबाही की सबसे खौफनाक तस्वीर देखने को मिली है। वहां के तलई गांव में जमीन खिसकने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की अभी भी आशंका है। एनडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला लापता लोगों को तलाश कर रही हैं। कुदरत की मार से तलई गांव के 25 से 30 मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर मौजूद है। ये महाराष्ट्र के महाड़ की तस्वीर है जहां पर भारी बारिश हुई और लैंडस्लाइड की वजह से वहां पर भारी तबाही देखने को मिली। कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को खोया है। हम इनसे पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, आप भी बताइए कि कौन आपके यहाँ से, आपके कौन से रिलेटिव की यहाँ पर जान गई और किस तरीके से, कब, कहाँ थे? मेरे मम्मी पापा गए इधर से, मम्मी का डेड बॉडी मिला, लेकिन मैं देख नहीं पाया उसको। मैं आने के पहले ही, मैं एक्चुअली अब्रॉड में रहता हूँ, उधर से आते आते हमको लेट हो गया। लेकिन बाकी हमारा पूरा फैमिली, मतलब मेरा पूरा गाँव ही मेरा फैमिली है। टोटल 76 पीपल मिसिंग थे, उसमें से 39 मिले, बाकी के 26-27 अभी भी उनके डेड बॉडीज नहीं मिले। इसमें हमारे पापा भी है, पापा अभी तक नहीं मिले। 3 दिन हो गए, हम सब पूरा गाँव वगैरह सब इंतज़ार कर रहा है। पूरा छोटे छोटे बच्चे अंदर गड़े हुए हैं, बहुत कुछ मुश्किल है। हम नहीं आपको आपसे बात करने के हम अपने तैयारी में नहीं है, हम नहीं बात कर सकते। सीएम से मुलाकात हो पाई थी? सीएम से मुलाकात हो पाई, उनको हमने बताया इधर ऐसा ऐसा हमारा प्रॉब्लम है। बाजू में भी एक गांव है पारमाची करके, 1996 में उधर भी सेम ऐसा ही हुआ था। इतना बड़ा नहीं हुआ था लेकिन आधा गाँव गया था। उस टाइम में भी प्रॉमिस हुआ था इधर बहुत सारा कि वो गाँव का भी शिफ्टिंग होगा, पुनर्वसन होगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन हमारा गांव का प्लीज जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया। और ये 2 तस्वीरें आप देखिए, घरों में किस तरह पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम कोशिश कर रही है कि जो दबे हुए लोग हैं, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हुए हैं, ऐसे में कई घर ऐसे हैं जो जमींदोज हो चुके हैं और वहां से लोगों को मलबे के अंदर जो दबे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और पहली तस्वीर, घरों में किस तरह पानी भर गया है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास अब रहने की जगह नहीं बची है, ना ही खाने की व्यवस्था हो पा रही है। और ऐसे में यहाँ पर भी जहां पर लोग घरों के अंदर फंसे हुए हैं बाढ़ की वजह से, वहां भी कई जगहों पर महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें लगातार तैनाती बनाए हुए हैं, लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है। और आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, अब तक कौन से वो इलाके हैं महाराष्ट्र के जहां पर अब भी लगातार एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है?
जी, मुख्य रूप से देखा जाए तो रत्नागिरी का इलाका है, चिपलून का इलाका है, सांगली का इलाका है। इसके अलावा कोल्हापुर मुख्य रूप से बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि कोल्हापुर में शिवाजी नगर का चिखली इलाका जो है वो बुरी तरह से अफेक्टेड हुआ है। पूरे का पूरा गांव जो है उसमें समा गया हुआ है। इसके अलावा मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो शिरोली जो कोल्हापुर में स्थित है, कोल्हापुर से लगा हुआ एक गाँव है, वहाँ पर बुरे हालात पैदा हुए। और यहाँ पर देखें कई लोग, ये हैं वालवा की तस्वीर है जहाँ पर कई लोग अब जो है डूबते हुए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि बाहर निकलना ज़रूरी था। पानी का स्तर कम हुआ तो लोग बोट का इंतज़ार नहीं कर पाए और सीधे यहाँ पर बाहर निकलने के लिए एक कतार में आए हैं। और दूसरी तरफ रेस्क्यू बोट, ये रेस्क्यू बोट उन्हें सुरक्षित जगहों पर लेके जाने के लिए साफ तौर पे आपको मूवमेंट दिखाई पड़ रही है। जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी पूरा सहयोग कर रहे हैं एनडीआरएफ का। और ऐसे में स्थानीय लोगों को, जो लोग हैं, उन्हें सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जा रहा है। खाने पीने की दिक्कतें लगातार बनी हुई हैं और इस दौरान जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। मूवमेंट करना जो है इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी हुआ है एनडीआरएफ के लिए, क्योंकि एक ही जगह पर लोगों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। कोरोना का भी खतरा, संक्रमण बना हुआ है और बाढ़ का खतरा आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। कृष्णा नदी का उफान आपको साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है। कोयना डैम से छूटा हुआ पानी वो दिखाई पड़ रहा है और हालात जो हैं वो बद से बदतर हुए हैं। लिहाजा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और महाराष्ट्र में हर जगह बारिश की तबाही देखने को मिल रही है। जी आशीष, महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं में 112 लोगों की मौत हुई है। कुदरत की मार से 53 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि 99 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले महाड में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। सीएम उद्धव ठाकरे ने महाड का दौरा कर प्रभावितों को मदद का भरोसा दिया। महाराष्ट्र में रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर समेत कई इलाकों में एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 1,35,000 लोगों को बचाया जा चुका है। और महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं, वो जायजा ले रहे हैं किस तरह वहां पर एनडीआरएफ काम कर रही है। रायगढ़ में इस वक्त वो मौजूद हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रायगढ़ पहुंचे हुए हैं, जहां पर रायगढ़ में आज भारी तबाही हुई है बाढ़ की वजह से। वहां पर लोग काफी परेशान हैं। एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगातार तैनाती बनाए हुए है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे और वो अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि किस तरह लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, किस तरह उनको सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। और पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह महाराष्ट्र बाढ़ पानी में डूब चुका है। शहर के शहर पानी हो चुके हैं और ऐसा मालूम ही नहीं चल रहा है कि कभी ये शहर भी रहा हो। ऐसा लग रहा है कि नदी के ऊपर ही ये मकान बना दिए गए हों। और देवेंद्र फडणवीस के साथ नारायण राणे भी मौजूद हैं। रायगढ़ पहुंचे हुए हैं दोनों और जायजा ले रहे हैं लगातार जो वहां पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं लोगों के लिए, किस तरह उनको बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि काफी देर से एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है जो बाढ़ में फंसे हुए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और उसी का जायजा लेते हुए मंत्री नारायण राणे और देवेंद्र फडणवीस को आप देख सकते हैं। और पहली तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह लैंडस्लाइड हुई है पहाड़ी इलाके में महाराष्ट्र के और वहां पर लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एनडीआरएफ की टीम वहां पर फंसे हुए दबे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश में है। ये बारिश इस बार तबाही लेकर आई है महाराष्ट्र के लिए और बीते 10 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। स्मारक बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय आणि दगडूपाट हे 3 ओपन मी जाऊन बघा सर्व्हिससाठी जाऊन तिथे जर व्यवस्था होत असेल सर आम्ही टेम्पररी शेड करता येईल। शाळा अंगणवाडी आमचे सगळे ओपन आहे सर, जे जवळच्या यांना स्वतः। जगह जगह पर बाढ़ आई हुई है, लैंडस्लाइड्स हुआ है, नीचे जो घर बने हुए थे उनके ऊपर जो है सारा मलबा आकर गिरा हुआ है। कई लोग जो है वो बेचारे जो है चल बसे हैं और कई लोग अभी भी दबे हुए हैं। जो है यंत्रणा बराबर महाराष्ट्र सरकार की यंत्रणा
बहुत अच्छे ढंग से जो है काम करने वाली हैं और ऐसे संकट काल में तो पूरे लगन के साथ जो है जुट जाते हैं लोगों की मदद के लिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, राजस्थान की हलचल पर बड़ी खबर, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। आशंका जताई जा रही थी सुबह से ही कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और 28 या 29 जुलाई को ये विस्तार की गुंजाइश है। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है। राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, विधायकों को जयपुर में रहने को कहा गया है। माकन का कांग्रेस विधायकों को यह निर्देश है कि वो जयपुर में ही रहे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की एक बड़ी खबर है। राजस्थान कांग्रेस में गुटबाजी को खत्म करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह को खत्म करने के लिए जयपुर में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और केसी वेणुगोपाल भी शामिल हुए। इस बैठक में सचिन पायलट भी मौजूद थे। न्यूज 18 के भवानी सिंह की खबर है कि सोनिया गांधी से हरी झंडी मिलने के बाद 28 या 29 जुलाई को गहलोत मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। 28 जुलाई को अजय माकन फिर जयपुर आएंगे और इस दौरान सभी विधायकों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। सुबह से हलचल मची हुई थी, जहां पर यह आशंका जताई जा रही थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। गहलोत और सचिन पायलट के जो खेमे थे, दो अलग अलग बंटे हुए थे। अब ये जो हलचल मची हुई थी दोनों के बीच, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। भवानी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। भवानी, अब ये हलचल क्या खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जो पायलट खेमे के जो मंत्री वो चाहते थे वो मंत्री बने, उनको कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी अब मंत्रिमंडल में। क्या लगता है आपको? देखिए, ये सब कुछ अभी संभावना, अभी जो अजय माकन ने ये कहा है कि 28 और 29 तारीख को विधायकों से 1 to 1 बात करेंगे। विधायकों से जयपुर में रहने के लिए कहा गया। इससे कयास ये है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर शायद हो सकता हो कि विधायकों को यहाँ रोका जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में दूर दराज से विधायक आते हैं और अचानक बुलाते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है। तो इसलिए उस टाइम रोका गया और अगर सहमति बन गई, अभी वो लिस्ट लेकर दिल्ली जा रहे हैं और सोनिया गांधी से बात करेंगे। उसके बाद में अगर वहाँ से अगर सहमति बन गई जिस लिस्ट पर जो अशोक गहलोत से चर्चा हुई है और सचिन पायलट से भी पीसीसी के अंदर वो आए थे, उनसे भी चर्चा कर ली है, तो लगभग मोटे तौर पर लिस्ट उनके पास में है और सहमति असहमति है, जिन नामों पर असहमति है उस पर भी सब फैसला सोनिया गांधी करेगी। और अगर स्वीकार कर देते हैं अशोक गहलोत और अगर सहमति बन जाती है तो फिर ये तय माना जाएगा कि 28 या 29 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसलिए विधायकों को कहा गया और उसके बाद में उनसे आगे की चर्चा हो सकती है। जो राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट है या जिलाध्यक्षों की नियुक्ति है, उससे जुड़े हुए मसले, तो मोटे तौर पर ये मान रहे हैं कि शायद इस महीने के अंत तक इस पूरे मामले का पटाक्षेप हो जाए। बिल्कुल। और इस कलह पर सुलह की कोशिश के बीच अजय माकन ने क्या कहा है, ये आपको सुनाते हैं। सब लोगों ने एक स्वर में ये कहा है कि जो केंद्र आला कमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है। सब लोगों ने एक स्वर में कहा और हम लोग बहुत जल्द इन सब चीज़ों के ऊपर हम लोग फाइनल फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं पर भी कोई अब हम लोगों को कोई किसी भी प्रकार से विरोधाभास नजर नहीं आता। सब लोग एक स्वर से और एक मत हैं इसके अंदर और बहुत जल्द हम लोग आपको इसके बीच में इसके बारे में हम बताएंगे। हम लोग 28 और 29 को मैं 2 दिन के लिए यहाँ पर आकर के सभी विधायकों से मैं मिल रहा हूँ और उनसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। बोर्ड कॉर्पोरेशन में अच्छे लोगों के नाम वो बताएं, वरिष्ठ लोगों के, और जिला और ब्लॉक का भी हम उनके साथ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक मिनट सुनिए, कोई भी ऐसी चीज को हम तारीख के साथ मानना नहीं चाहते। मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूँ कि कहीं पर भी कोई भी विरोध नहीं है, आपस में विरोधाभास नहीं है, सब निर्णय हो चुका है। और दूसरा, हर जो हमारे कांग्रेस के लीडर हैं सबने आला कमान के ऊपर, केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर विश्वास जताया। धन्यवाद। वहीं बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी में गुटबाजी की खबरों से इनकार कर दिया है। पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि जो भी आला कमान का फैसला होगा वो सभी को मंजूर होगा। प्रशांत बेरुआ कांग्रेस विधायक हैं। प्रशांत जी बताइए, एक तो आप मीटिंग में गए हैं, आपको भी बुलाया था, आपसे कोई व्यक्तिगत बात भी हुई है? नहीं, व्यक्तिगत नहीं, एक हाई टी का था, सबके चेहरे खिले हुए थे, बारिश का मौसम है। आई थिंक जल्दी अच्छी खुशखबरी आएगी। आई थिंक मंत्रिमंडल का भी विस्तार होगा और राजनीतिक नियुक्तियाँ वो भी जल्दी होंगी और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिला। सो कॉल्ड जो ग्रुप बताते थे ऐसा नहीं, सबको साथ लेके आला कमान इस पूरी मंशा बनाया हुआ है। जिस तरह से जब यहाँ संगठन का विस्तार हुआ था
तो उसी तरह से मंत्रिमंडल में भी सबको जगह मिल जाएगी। आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं मंत्रिमंडल? नहीं, कुछ नहीं, मेरा कोई उम्मीद नहीं। मैं तो अभी पावरफुल एमएलए हूँ, फर्स्ट टाइमर हूँ, सीखने को मिल रहा है मेरे को, इसी में मैं खुश हूँ। अब जो जिस तरीके का एटमॉस्फेयर चल रहा था सचिन गहलोत वर्सेस पायलट, आपको क्या लगता है कि उस पर विराम लगेगा? हाँ, 100% लग गया। वही मैं बता रहा हूँ। मैं खुद 10 मिनट पायलट साहब से बात करी, जिले के लिए बात करी आराम से। सब इंटरेक्शन एक साथ बैठे थे, बहुत बड़े इंटरेक्शन हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस विधायक रामलाल जाट हमारे साथ हैं और अभी मीटिंग से निकले। रामलाल जी, क्या हुआ मीटिंग के अंदर? मीटिंग में वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी से चर्चा हुई आपस में चाय नाश्ते के दौरान, और संगठन में बहुत जल्दी खुद अजय माकन जी आकर 1-to-1 बात करके जिले वाइज फिर जल्दी फाइनल करने के लिए कहा गया। माकन जी ने कहा सारा फैसला पार्टी आलाकमान पे छोड़ दिया गया दोनों ग्रुप की ओर से। ये आलाकमान पे तो हमेशा ही फैसला कांग्रेस पे होता है यार, अनुशासन वाली पार्टी है तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो सर्वसम्मति से है। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आलाकमान के फैसले छोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा मैं 1-to-1 एक बार बात करने के बाद ही कुछ कहूँगा। आप भी उस संभावित में मंत्रिमंडल की लिस्ट में, क्या आपसे चर्चा हुई इस बारे में? नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो जो फैसला आलाकमान के हाथ में होता है, बस मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है, वही जाने उनका। और 28 तारीख को कहा था अजय माकन ने वापस आएंगे, सबसे विधायकों से 1-to-1 का। बिल्कुल बिल्कुल कहा था, हमारे खुद को भी कहा था, अलग अलग जाके मिलके भी आए, हमारे पास आके मिले। आपको क्या लगता है पूरे इस विवाद पे विराम लग जाएगा जिस तरीके की पहल हुई है, और उससे कांग्रेस को फायदा होगा? देखो, हमारे से ज़्यादा खबरें आपके पास है। विराम लगना राजनीति में हमेशा उथल पुथल चलती रहती है, बातचीत होती रहती है, कार्यकर्ताओं के कई चीज़ें होती है सामने आती है, लेकिन मुख्यमंत्री जी इतने मैच्योर हैं कि सब लोगों को साथ लेकर चलने की हैसियत रखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। सचिन पायलट जी को साथ लेकर चलेंगे? निश्चित रूप से लेकर चल ही रहे हैं, साथ चलेंगे। भवानी, आपके पास वापस लौटेंगे। विधायकों बैठक हुई और उसके बाद विधायक बाहर आए, सबने कहा कि कोई भी किसी भी तरह का, अजय माकन ने भी यही कहा कि किसी भी तरह का विरोधाभास नहीं है। किस तरह देखा जाए इनके इस बयान को, क्योंकि अंदर तो हलचल मची हुई है, इसलिए सब बैठकें हो रही हैं। देखिए, पहले बात तो ये है कि अगर विरोधाभास नहीं होता तो यहाँ पर अजय माकन और संगठन महासचिव वेणुगोपाल को जयपुर नहीं आना पड़ता। जी। अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दिल्ली नहीं गए, इसलिए यहाँ पर आए गए। और अभी भी जो चर्चा ये है कि हो सकता हो कि अब ये वहाँ जाने के बाद में, सोनिया गांधी से चर्चा करने के बाद में अशोक गहलोत को फिर दिल्ली बुलाएं। तो अभी अशोक गहलोत देखा जाए तो पूरी तरीके से इसके लिए तैयार नहीं है सचिन पायलट को भागीदारी देने को लेकर। नामों को लेकर कुछ उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए सहमत है, लेकिन जो सचिन पायलट जितनी डिमांड करते हैं वो 6 से 7 मंत्री जाते हैं, इतने से अशोक गहलोत देने को अभी भी राजी नहीं है। अभी भी वो तकरीबन 3 के लगभग उसके लिए ही तैयार हैं। फिर केवल मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, इसके अलावा चाहे संगठन में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का मसला हो या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, निगमों और बोर्डों के अंदर चेयरमैन की तकरीबन 40 से ज़्यादा चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, और वो भी तकरीबन मंत्री का ही रुतबा रखते हैं, तो उसमें भी सचिन पायलट की भागीदारी का जुड़ा हुआ मसला है। तो यहाँ पर जो मसला है वो काफ़ी पेचीदा, इतना आसान नहीं है कि एकदम रातों रात सुलझ जाए। तो अब शायद लग रहा है कि कुछ बर्फ़ पिघली है, जो पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी उसमें कुछ हुई है, और पार्टी आलाकमान ये कोशिश कर रहा है, 2 कोशिश है। एक तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में थोड़ा गैप कम किया जाए, अभी भी दोनों के बीच में कोई मीटिंग नहीं है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, दोनों बिल्कुल अलग अलग है, दोनों अपना पक्ष पार्टी आलाकमान को रख रहे हैं, और पार्टी अब उसके बारे में कोशिश कर रही है कि हम फैसला लेकर राजस्थान के अंदर ये मैसेज दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुट को भूलकर वो पार्टी आलाकमान की तरफ देखें, और जो फैसले होंगे वो दिल्ली से फैसले होंगे, ये मैसेज देने की कोशिश है। लेकिन कामयाबी कितनी मिलेगी वो तब पता पड़ेगा जब मंत्रिमंडल विस्तार होता है, जो 28-29 को कोशिश है। अब ये देखना होगा कि 28-29 को वो जो कोशिश की जा रही है वो सफल होगी नहीं होगी। जी बिल्कुल भवानी, आपने कहा कि बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, अभी पूरी तरह नहीं पिघली है, पिघलनी शुरू हुई है, और ऐसी छुटपुट विवाद की अक्सर खबरें आती रही हैं राजस्थान कांग्रेस से, गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। लेकिन अब क्या इसके बाद अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो क्या इसके बाद इस तरह की खबरें आना बंद हो जाएंगी? क्या गुंजाइश, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल नहीं होगी ये इससे कि अगर ये मंत्रिमंडल विस्तार हो जाता है, सचिन पायलट के गुट के विधायकों को ले भी देते हैं, तो भी ये खबरें इसलिए बंद नहीं होगी कि यहाँ पर 2 लीडर के बीच में महत्वाकांक्षा की लड़ाई है। यहाँ पर लड़ाई केवल ये नहीं है कि किसके कितने लोग कहाँ होंगे, यहाँ पर तो ये हो रहा है
कि सचिन पायलट अपने आप को अशोक गहलोत से कम नहीं मानना चाहते हैं और अशोक गहलोत सचिन पायलट को उनके बराबर नहीं मानना चाहते हैं। और क्योंकि राजस्थान में 2.5 साल बाद में चुनाव होने और ये लड़ाई आगे जाकर और इस रूप में बढ़ेगी कि सचिन पायलट के समर्थकों की अभी लड़ाई तो यहाँ तक है, उसके बाद में पीसी जिस तरीके से पंजाब का मसला उस तरीके से पीसीसी चीफ की मांग होगी कि सचिन पायलट को वापस पीसीसी चीफ बनाया जाए, अगले चुनाव में चेहरा बनाने की मांग होगी। ये मांगे अभी से उठने लग गई, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस का जो झगड़ा है वो आसानी से अभी खत्म नहीं होगा, शायद हो सकता हो कि और बढ़े। लेकिन ये इसीलिए कोशिश है कि दोनों को किसी तरीके से साथ में लाएं जिससे आगे आने वाले टकराहट है उसको कुछ कम किया जा सके। बिल्कुल, आप बने रहिए भवानी हमारे साथ। बैठक के बाद भले ही कांग्रेस नेता गुटबाजी की खबरों से इंकार करें, लेकिन बैठक से पहले वहां गहलोत और पायलट गुट के बीच जारी कलह की एक तस्वीर भी सामने आई है। बैठक में शामिल होने के लिए सचिन पायलट जैसे ही पार्टी दफ्तर पहुंचे, उनके समर्थकों ने पायलट को सीएम बनाने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। पायलट के लिए ऊर्जावान शक्तिमान नौजवान उसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। राजस्थान के सभी युवा ये चाहते हैं सचिन पायलट को आलाकमान को सीएम बनाना चाहिए, तभी कांग्रेस की सरकार दोबारा रिपीट होगी। देखिए, हम चाहते हैं सचिन पायलट के नेतृत्व में सरकार आई थी, सचिन पायलट को सीएम बनाना चाहिए। हम आलाकमान से मांग करते हैं कि सचिन पायलट सीएम बने, हमारे नेता सचिन पायलट है। जब राजस्थान में 21 विधायक बचे थे कांग्रेस के, तब सचिन पायलट जी ने गांव-गांव डाड़ी-डाड़ी घूमकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया था। इसलिए हम चाहते हैं कि सचिन पायलट जी को मजबूत करके सचिन पायलट जी को जिम्मेदारी